हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का जो एनसीईआरटी की किताब है उसका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद, इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को? तो चलिए सीधे सीधे हम लोग सवालों पर नहीं जाएंगे। पहले पॉलिनोमियल को समझने के लिए कुछ डेफिनेशन समझना पड़ेगा, कुछ परिभाषाओं को समझना पड़ेगा, कुछ बेसिक चीज़ों को समझना पड़ेगा जो कि 6th 7th 8th में पढ़ने के लिए था। समझ रहे बात को? उसको पढ़ते हुए धीरे धीरे हम लोग एक्सरसाइज 2.1 2.2 की तरफ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम? तो चलिए, पढ़ना तो हम लोग को बहुपद है। चैप्टर का नाम है बहुपद, दूसरा चैप्टर है नाम है बहुपद, ठीक ना। तो बहुपद के बारे में भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में? बीज गणित, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अलजेब्रा कहते हैं। तो एक चीज़ हम यहाँ पर बता देना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए। ये बहुपद के अंदर में अलजेब्रा नहीं आता है, अलजेब्रा के अंदर में बहुपद आता है। आ गई बात समझ में? जैसे मान के चलिए, जैसे ये बिहार है, तो बिहार के बारे में अगर हमको पढ़ना है कि बिहार में क्या सब चीज़ है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले थोड़ा सा इंडिया को भी पढ़ लेते हैं, भारत को भी पढ़ लेते हैं। आ गई बात समझ में? तो ये बीज गणित के अंदर में बहुपद आता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? 10th क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसके 4 चैप्टर्स, दूसरा चैप्टर बहुपद, तीसरा चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण और 5वां चैप्टर समांतर श्रेणियाँ। ये चारों चैप्टर जो है वो चारों का चारों चैप्टर किसके अंतर्गत आता है? अलजेब्रा बीजगणित के अंतर्गत आता है। समझ गए? चलिए देखिए, तो ये जो बीजगणित है, अलजेब्रा है, ये क्या है वो देखिए। बीजगणित, जिसको इंग्लिश में अलजेब्रा कहते हैं, गणित की वैसी शाखा, क्या है ये? गणित की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत संख्याओं को निरूपित करने के लिए अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, उसे बीजगणित कहते हैं। गणित की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत संख्याओं को निरूपित करने के लिए अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। कुछ आ रही है बात समझ में? सबसे पहले तो ये समझिए कि ये गणित की एक शाखा है, मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। समझ रहे मेरी बात को? कोई दिक्कत? जैसे त्रिकोणमिति है, जैसे ज्यामिति है, जैसे संख्या पद्धति है। आ गई बात समझ में? जैसे सांख्यिकी है, जैसे प्रायिकता है, उसी तरह बीजगणित जो है वो गणित की एक शाखा है, ठीक। और इस शाखा के अंतर्गत क्या होता है? तो संख्याओं को निरूपित करने के लिए, अब गौर से देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, संख्याओं को निरूपित करने के लिए, निरूपित मतलब दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। अभी तक नहीं समझ में आई होगी बात, लेकिन अब समझ में आ जाएगी। देखिए, गणित में हम लोग ऐसा लिखते हैं, माना कि वह संख्या x है। क्या लिखते हैं हम लोग? माना कि वह संख्या x है। अब आप गौर कीजिए, हम लोगों ने संख्या को क्या माना? x माना, ठीक ना। तो संख्याओं को निरूपित करने के लिए किसका प्रयोग किया गया? x का प्रयोग किया गया। और x क्या है? अक्षर है, लेटर है। समझ रहे मेरी बात को? तो गणित की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत संख्याओं को निरूपित करने के लिए अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बीजगणित कहते हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? समझ गए इस बात को? देखिए, अब आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, आपका जो टेक्स्ट बुक है, 10th क्लास की जो बुक है, उसका जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम ये बहुपद है, हम लोग बहुपद चैप्टर को भी पढ़ ही रहे हैं। आप बहुपद चैप्टर को निकाल के देखिएगा किताब में, ठीक ना। आपको हर पेज पर, जब बहुपद चैप्टर को आप निकालिएगा तो हर पेज पर आपको x, y, z ये सब मिलना ही मिलना है। समझ रहे बात को? a, b, c ये सब मिलेगा ही मिलेगा। जितना भी बहुपद चैप्टर में जितना भी पेज है, ठीक ना, बहुपद चैप्टर जो है पॉलिनोमियल, उसमें जो भी पेज है आपके बुक में, उसके पेज पर आप उलट कर देखिएगा, हर जगह आपको x, y, z मिलेगा। समझ रहे मेरी बात को? अब एक क्वेश्चन आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कि सर x, y, z या a, b, c तो फर्स्ट चैप्टर में भी मिल गया, मतलब इससे पहला जो चैप्टर था हम लोग जो वास्तविक संख्याएं पढ़े थे उसमें भी कहीं कहीं पर x, y, z है, ठीक ना। तो देखिए, उसके लिए हम आपको ये बता देते हैं, जहाँ पर भी आपको x, y, z मिल जाए ना, ठीक ना, समझिए कि वो अलजेब्रा है। जहाँ पर भी संख्याओं को निरूपित करने के लिए x, y, z वगैरह सब का इस्तेमाल किया जा रहा है, समझ जाइए कि वो अलजेब्रा का विषय है।
यानी कि बीजगणित है वहाँ पर, ठीक ना, चाहे वो फर्स्ट चैप्टर में ही क्यों ना हो। समझ रहे मेरी बात को। देखिए फर्स्ट चैप्टर जो था संख्या पद्धति वो अलग चैप्टर है, दूसरा चैप्टर जो है बहुपद वो अलग है, ठीक ना, त्रिकोणमिति अलग है, ज्यामिति अलग है, लेकिन ऐसा नहीं ना है कि बीजगणित का प्रयोग त्रिकोणमिति में नहीं होगा, ज्यामिति में नहीं होगा। मेरी बात आ रही है समझ में। आपका घर अलग है, आपके रिश्तेदार का या दोस्त का घर अलग है, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप जो है कभी दोस्त के घर नहीं जाइएगा। समझ रहे मेरी बात को। उसका तो घर है ही, वो आपका घर है ही आपका, लेकिन वो भी तो आपके यहाँ कभी कभी आएगा। तो उसी तरह त्रिकोणमिति गणित की अलग शाखा है, ज्यामिति गणित की अलग शाखा है, लेकिन ज्यामिति और त्रिकोणमिति में भी कभी कभी बीजगणित का प्रयोग होता रहता है। समझ रहे मेरी बात को। गणित की ये बहुत ही सरलतम शाखा है, बहुत ही आसान शाखाओं में से एक है। आ गई बात समझ में। बीजगणित गणित की बहुत ही आसान या सरलतम शाखा है। बीजगणित के आने से पहले गणित को समझना बहुत मुश्किल हुआ करता था, लेकिन जब से ये बीजगणित आया है, जब से हम लोग संख्याओं को x, y, z मानकर सवाल को बनाने लगे हैं, तब से गणित को समझना बहुत ही आसान हो गया है। तो इसलिए ये जो शाखा आप देख रहे हैं बीजगणित यानी कि अलजेब्रा, ये गणित की बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है और इसके वजह से हजारों लाखों स्टूडेंट आज गणित पढ़ रहे हैं। अगर आज बीजगणित नहीं होता तो बहुत सारे स्टूडेंट गणित पढ़ते ही नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात को। जिस सवाल को अंकगणित के माध्यम से बनाना बहुत टफ होता है, उसी क्वेश्चन को बीजगणित के माध्यम से x, y, z मानकर बनाना अपेक्षाकृत आसान होता है। कोई दिक्कत? समझ गए। तो देखिए जहां पर भी संख्याओं को x, y, z माना जा रहा है, समझिए वहां पर अलजेब्रा का इस्तेमाल हो रहा है। तो गणित की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत संख्याओं को निरूपित करने के लिए अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बीजगणित कहते हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? समझ गए इस बात को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दो चीजें हैं यहाँ पर, एक है चर, दूसरा है अचर, ठीक ना। चर को अंग्रेजी में कहते हैं वेरिएबल, अचर को अंग्रेजी में कहते हैं कांस्टेंट, ठीक ना। इस चर शब्द में अ लग गया तो ये अचर बन गया, तो दोनों एक दूसरे का उल्टा ही होगा मेरे ख्याल से। तो चर को समझते हैं तो अचर समझ में आ जाएगा, अचर को समझेंगे तो चर समझ में आ जाएगा। अब देखिए वैसी राशि जिसका मान बदलता रहता है, ठीक ना, वैसी राशि जिसका मान बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। देखिए अलजेब्रा अगर आप सीखना चाह रहे हैं, बीजगणित अगर आप सीखना चाह रहे हैं, तो आपको चर और अचर सबसे बेसिक चीज़ है, ये आपको सीखना ही पड़ेगा, ये जानना ही पड़ेगा, ठीक ना। तो ये चर और अचर क्या है उसको देखिए। वैसी राशि जिसका मान बदलता रहता है, जैसे x, y, z, अ, ब, स। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि x, y, z तो ठीक था, ये अ, ब, स कहाँ से आ गया? मेरी बात सुनिए ध्यान से। चर किसको कहते हैं? वैसी राशि जिसका मान बदलता रहता है, ठीक ना। और चर जो होता है ये अक्षरों को ही चर कहते हैं दरअसल, ठीक ना। ये जो अक्षर होते हैं x, y, z, अ, ब, स, इन्हें ही क्या कहते हैं? चर कहते हैं। तो यदि x, y, z अक्षर है तो क्या अ, ब, स अक्षर नहीं है, लेटर नहीं है? कोई भी लेटर होगा उसको हम लोग चर कह सकते हैं। समझ गए मेरी बात को। इसका मान जो होता है ना वो बदलता रहता है, चेंज करते रहता है, वेरी करते रहता है। इसका नाम ही है वेरिएबल। वेरी मतलब बदलना, तो वेरिएबल मतलब बदलने वाला, ठीक। समझ रहे बात को। तो इसका मान बदलते रहता है। अब आप कहिएगा कि नहीं आई बात समझ में, क्या मान बदलते रहता है? ये x का क्या मान बदलते रहता है? नहीं आई बात समझ में। तो एक बात बताइए, आप लोग इससे पहले 9th क्लास पढ़े होंगे, 8th क्लास पढ़े होंगे, क्या कभी ऐसा पढ़े हैं कि x का मान 5 होता है? ऐसा है कहीं पर? x का मान 0 होता है? ऐसा कहीं नहीं है पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि x का मान ना तो 5 होता है ना ही 0 होता है। x का मान जो है वो बदलता रहता है। किसी सवाल में 5 आ जाएगा, किसी सवाल में 7 आ जाएगा, किसी क्वेश्चन में 10 आ जाएगा, किसी क्वेश्चन में 20 आ जाएगा। तो x की तो कोई वैल्यू होती ही नहीं है परमानेंट। अब आ गई बात समझ में। x की कोई परमानेंट वैल्यू नहीं होती है, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। जबकि दूसरा जो ये है अचर, यानी कि जो चर नहीं है, यानी कि कांस्टेंट, इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट, वैसी राशि जिसका मान नियत रहता है। नियत का मतलब क्या बताइए? फिक्स रहता है। समझ गए। जैसे देखिए 2, क्या समझते हैं? 2 की वैल्यू कभी इसको भी 2 कहने लगेंगे। समझ रहे मेरी बात को, कि 2 इसको ही कहेंगे। 2 का मतलब क्या? सिर्फ 2, 2 का मतलब कभी 5 हो जाएगा। 2 रोटी का मतलब कभी 10 रोटी हो जाएगी? नहीं। अगर हम x रोटी कहते हैं
तो 2 रोटी भी हो सकती है, 5 रोटी भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू 2 भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू 5 भी हो सकती है। लेकिन यदि हम 2 रोटी कहते हैं तो 2 की वैल्यू 2 ही होगी। -5 का मतलब -5 ही, 1.5 का मतलब 1.5, √3 का मतलब √3 ही होता है। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई दिक्कत? समझ गए इस बात को? उसी तरह 1/7 0, यानी कि आप सीधा सीधा इतना समझ लीजिए कि जितने भी अक्षर होते हैं, लेटर, देखिए अक्षर इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग लेटर्स, ये सारे के सारे क्या होंगे? चर होंगे। और जितनी भी संख्याएं हैं जिसको हम लोग कहते हैं नंबर, ठीक ना, वो सारी की सारी क्या है? अचर, नंबर्स। देखिए कोई भी अक्षर होगा, ABCD अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा, सब क्या है? चर है। समझ रहे मेरी बात को? और कोई भी संख्या होगा यहाँ पर 2, 5, 20, 25, 50, √2, √3, 1/3, ये सारे के सारे क्या है? अचर है, यानी कि कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू नहीं बदलती है। 0 की वैल्यू मतलब 0, 0 की वैल्यू कभी बदलने वाली है? नहीं बदलने वाली है। तो 0 का मतलब 0, 0 की वैल्यू नहीं बदलने वाली है। समझ गए बात को? तो ये चर और अचर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपको अलजेब्रा पढ़ना है तो चर और अचर तो समझना ही पड़ेगा। जब भी XYZ वगैरह ये सब आए तो समझ जाइए वो क्या है? चर है, ठीक ना। और जब भी कोई संख्या आए 20, 25, 50, 2, 4, √2, 1/2, 2/4, वो सब क्या है? अचर है, यानी कि कांस्टेंट है। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई दिक्कत? अब देखिए अगला टॉपिक है बीजीय व्यंजक या फिर बीजगणितीय व्यंजक। बीजगणितीय कहिए या फिर बीजीय कहिए, अंग्रेजी सेम ही होती है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक व्यंजक। समझ गए? एक ऐसा व्यंजक जो बीजगणित से संबंधित हो। अब कैसा होता है बीजीय व्यंजक वो देखिए। गणित की क्रिया चिन्ह युक्त, इसकी परिभाषा है गणित की क्रिया चिन्ह युक्त, ठीक है। मतलब क्या? इस क्रिया चिन्ह का क्या मतलब हुआ? इस क्रिया चिन्ह का मतलब हम आपको बता देते हैं। ये देखिए, ये जोड़, घटाव, गुणा, भाग, इसको क्या कहते हैं? क्रिया चिन्ह कहते हैं। गणित में इसको क्या कहते हैं? क्रिया चिन्ह, ठीक ना। ये गणित की क्रिया चिन्ह युक्त संख्याओं तथा अक्षरों के सार्थक समूह को बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं या फिर बीजीय व्यंजक कहते हैं। इस बात को समझिए, गणित की क्रिया चिन्ह युक्त, ठीक ना, गणित की क्रिया चिन्ह युक्त संख्याओं तथा अक्षरों के सार्थक समूह को बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए आगे आपको बहुपद समझना है, बहुपद समझने के लिए बीजीय व्यंजक समझना बहुत जरूरी है। बिना बीजीय व्यंजक को समझे हुए बहुपद नहीं समझ में आएगा। समझ रहे मेरी बात को? देखिए आप ऐसे समझिए, कोई भी संख्या ले लें हम, जैसे यहाँ ले लेते हैं 5, ठीक ना, जैसे यहाँ ले लिए हैं 20, तो ये जो 20 है ये एक बीजीय व्यंजक कहलाएगा। 20 क्या कहलाएगा? एक बीजीय व्यंजक कहलाएगा। कोई भी अक्षर ले लेंगे हम यहाँ पर, जैसे देखिए एक्स ले लेंगे, कोई अक्षर y ले लेंगे, z ले लेंगे, अ ले लेंगे, ब ले लेंगे, तो ये भी क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक कहलाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? या फिर संख्या और अक्षर दोनों को ले लेंगे, संख्या और अक्षर दोनों को ले लेंगे। और जैसे देखिए यहाँ पर एक संख्या लिए, इसको भी बीजीय व्यंजक कहेंगे, एक अक्षर लिए, इसको भी बीजीय व्यंजक कहेंगे। यहाँ अक्षर भी ले लेते हैं, संख्या भी ले लेते हैं, और बीच में गणित की क्रिया चिन्ह भी लगा देते हैं। देखिए ये सब गणित की क्रिया चिन्ह है, तो ये जो x+5 होगा ये क्या होगा? ये आपका एक बीजीय व्यंजक होगा। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? जैसे देखिए कोई भी ले लेते हैं y, एक अक्षर है, एक संख्या ले लेते हैं 3, बीच में से माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। ये जो y-3 है ये आपका बीजीय व्यंजक होगा। आ गई बात समझ में? जैसे देखिए और भी कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है किसी को तो ले सकते हैं, ठीक ना, और फिर कुछ उदाहरण भी हम लोग और लेते हैं। हो गया? चलिए जैसे देखिए मान के चलिए x एक अक्षर है, y, z तीनों अक्षर ही ले लेते हैं, ठीक ना। तीनों गुना हो रहा है, x, y, z तीनों क्या हो रहा है?
गुना हो रहा है, तो ये भी क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। जैसे x को x से ही गुना कर करके लिख देते हैं, x गुना x, 3 बार इसी को लिख देंगे, समझ गए। तो इस तरह से नहीं लिख के इसको इस तरह से लिखते हैं, x की घात 3, x पर पावर 3, x गुना x, तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो उसको शॉर्टकट में इस तरह से हम लोग लिख देते हैं, तो x की पावर 3, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, एक बीजीय व्यंजक कहेंगे। समझ रहे मेरी बात को, कोई प्रॉब्लम? तो गणित की क्रिया चिन्ह युक्त संख्याओं तथा अक्षरों के सार्थक समूह को बीजीय व्यंजक कहते हैं, ठीक ना। एक शब्द यहाँ पर और है सार्थक। सार्थक का मतलब क्या होता है? सार्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ निकले। सार्थक का मतलब क्या होगा? जिसका कोई अर्थ निकले, ठीक ना। तो इस तरह से व्यवस्थित करेंगे संख्याओं और अक्षरों को कि उसका कोई अर्थ निकले, मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? अब जैसे मान के चलिए हम ऐसे लिख देते हैं, मान के चलिए 4 लिख देते हैं, प्लस प्लस भागा 3 लिख देते हैं, माइनस जोड़ 5 लिख देते हैं, y लिख देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ भी देखिए संख्याएं हैं, अक्षर भी है, गणित की क्रिया चिन्ह भी है, लेकिन ये जो लिखने का तरीका है ये सार्थक तरीका नहीं है, ठीक ना। इस तरह से कुछ भी उठपटांग तरीके से नहीं लिखना है, समझ गए। तो इसको बीजीय व्यंजक नहीं कहेंगे, आगे बात समझ में। इसीलिए यहाँ पर सार्थक शब्द का प्रयोग किया गया है कि कोई मीनिंग भी उसका होना चाहिए, मतलब एक ढंग से लिखिए, समझ रहे हैं। आपको अगर इस तरह से लिखना, लिखिए 4 + x + y - 3, ठीक ना, इंटू कुछ भी z, इस तरह से, समझ रहे बात को, x/2 इस तरह से लिखिए। ये बीजीय व्यंजक है, ये भी क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। आगे बात समझ में, कोई प्रॉब्लम? तो सबसे पहले हम लोग बीजगणित को सीखे कि बीजगणित क्या होता है, फिर उसके बाद चर, वैसी राशि जिसका मान बदलता रहता है, जैसे x, y, z। अक्षरों को चर कहते हैं, संख्याओं को अचर कहते हैं, इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं। और फाइनली क्या था, बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहेंगे? तो इसमें से कोई अक्षर लेंगे और इसमें से कोई नंबर संख्या लेंगे और उसके बीच में गणित की क्रिया चिन्ह को भी हम लोग रखेंगे, ठीक ना। साथ ही साथ गणित की क्रिया चिन्ह भी उसमें रखेंगे, ठीक ना। गणित की क्रिया चिन्ह मतलब क्या, जोड़, घटाव, गुना और भाग का जो चिन्ह होता है, इसको गणित में क्रिया चिन्ह बोलते हैं, समझ गए। तो गणित की क्रिया चिन्ह युक्त संख्याओं तथा अक्षरों के सार्थक समूह को बीजीय व्यंजक कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? तो याद रखना है कि अगर कहीं पर 5 लिखा हुआ है, अब देखिए पिछला जो अध्याय था, पीछे वाला नंबर सिस्टम जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे वास्तविक संख्याएं, वहां पर अगर 5 रहता, वहाँ पर अगर 5 लिखा हुआ रहता तो हम लोग इस 5 को कहते थे कि ये 5 एक प्राकृत संख्या है, ये 5 एक अभाज्य संख्या है, ये 5 एक पूर्ण संख्या भी है, एक पूर्णांक भी है, एक परिमेय संख्या भी है, एक वास्तविक संख्या भी है। तो फाइनली हम लोग कहेंगे कि ये 5 एक वास्तविक संख्या है, समझ रहे मेरी बात को। और यहाँ पर अगर 5 लिखा हुआ रहेगा तो इस 5 को हम लोग क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, समझ गए। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर हो गया?